साउंड देख रहे हैं भैया, आप तो ऐसे चला रहे हैं जैसे देश चला रहे हैं। प्रदेश की हालत खराब है, साउंड सिस्टम तो ठीक रहे। अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं कब देश संभाल सकता है, आप तो माइक संभाल ही सकते हैं। दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए एक ऐसी सोच की जरूरत है जो सोच किसी एक चीज के बनिस्पत, एक चीज के मुकाबले थोड़ा सा पीछे राजेश जी, बहुतों को अपने आप में समेट सके। भाजपा का जो निशान है वो आप लोगों को याद है ना, फूल छाप। एक फूल से गुलदस्ता बनता है क्या? गुलदस्ता में तो सब रंग का फूल होता है, तो एक फूल के सामने हम गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, और वो गुलदस्ता ऐसा हो जिसमें सब तरह के लोग हों, और वो लोग सभी जाति के हों, सभी धर्म के हों, सभी समुदाय के हों, सभी क्षेत्र के हों, सभी भाषा के हों। ऐसी हमारी सोच है। तो एक तरफ वो सोच है जो गांधी की सोच है, जो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे। और एक वो लोग हैं जो गद्दी पे बैठे हैं, मुख में नाथूराम और बगल में तलवार लेकर के घूम रहे हैं। ये जो दूसरी सोच है, इस सोच को, अरे आवाज सुन रहे हैं ना, बैठिए, हमारी आवाज आप तक आ रही है ना? तो मुंह क्या देखिएगा, कौन सा जो है हम आवाज पहुंच रही है ना? दिल की आवाज दिल तक पहुंचनी चाहिए, चेहरा दिखे ना दिखे। चेहरे में क्या रखा है, ठीक है, क्योंकि आजकल लोग चेहरा बदल लेते हैं। मोबाइल पे लड़का सब फोटो खिंचाता है तो फिल्टर लगा देता है, हर फोटो में आदमी गोरा दिखाई देता है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ वो सोच है जो इस मुल्क को बांटने का काम कर रहा है, दूसरी तरफ वो सोच है जिसको कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट करती है, जो समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं जो आप नहीं जानते हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के द्वारा श्री कृष्ण सिंह को, श्री बाबू को, यही इलाका है उनका, यहीं से जो है वो पहली बार विधायक चुन करके गए थे और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो श्री बाबू भी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से, और गफूर साहब भी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से। ये बिहार में हुआ है। आप हमको बता दीजिए, तमाम ठेकेदार घूम रहे हैं आज आपके बीच में, गली नुक्कड़ चौराहे जिधर देखिए, दिल्ली जाइएगा ना तो बाजार में बड़का बड़का पोस्टर लगा रहता है, गद्दे ही गद्दे, कुर्सियां ही कुर्सियां। और आज तारापुर में हम ये महसूस कर रहे हैं कि मंत्री ही मंत्री दिखाई दे रहे हैं। जिस गली में आप जाइए, रंग बिरंगा गाड़ी, रंग बिरंगा कुर्ता पैजामा, और साहेब आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि लोकतंत्र ने, जमहूरियत ने आपको वो ताकत दी है कि इसी मैदान में सभी दल का हेलीकॉप्टर उतरेगा, है ना? देखिएगा हेलीकॉप्टर, लेकिन ये सोचिएगा कि गाजीपुर की इस ऐतिहासिक मैदान में
आखिर हेलीकॉप्टर आ क्यों रहा है? बिहार जब बाढ़ से डूबता है तब तो लोग नहीं आता है। कोरोना से जब लोग मर रहे थे तब तो लोग नहीं आ रहा था। हजारों किलोमीटर लोग जब पैदल चल करके, साइकिल चला करके लोग गुड़गांव से, दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से आ रहे थे, तो जैसे अभी पर्चा लेकर के लोग घूम रहा है, पानी का बोतल लेकर के एक भी मंत्री सड़क के किनारे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो आपको ताकत मिली है, ये ताकत किसने दिया है? मैं गर्व से कहता हूं कि ये ताकत इस देश की आम आवाम को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इसलिए मैंने इसके झंडे को थामा है। और ये जो आपकी ताकत है, ये जो हमारी ताकत है, इस ताकत को हमको समझना पड़ेगा। चुनाव को गणित का गिनती बना दिए हैं ये लोग। जहां कहीं बात होती है तो बात होती है कि अच्छा ये बताओ कुशवाहा वोट कितना है, यादव जी का वोट कितना है, मुसलमान वोट कितना है, ब्राह्मण वोट कितना है, भूमियार वोट कितना है, यही गिनती होता है ना। तो आप लोग भी हमसे एक बात सोच करके बताइए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गाजीपुर है, इसमें मास्टर साहब कितना है, इसमें क्लास कितना होता है, लोगों को पोशाक मिलता है कि नहीं मिलता है, आंगनवाड़ी केंद्र में पोषाहार मिलता है कि नहीं मिलता है। जो लोग आपको जात और धर्म के नाम पे गिन रहे हैं, टोपी और तिलक की गिनती कर रहे हैं, आपको भी तो गिनना चाहिए ना कि कितना वेपर लाइट लगा है, कितना नया अस्पताल खुला है, कितना नया स्कूल खुला है, कितना नया रोजगार पैदा हुआ है, कितनी नई फैक्ट्री पैदा हुई है। ये गिनती हमको नहीं करनी चाहिए। जब पूरा का पूरा राजनीति और राज्य के नेता अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम लोगों को अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं विचार करना चाहिए कि कितना वैकेंसी निकला है, कितना रोजगार आया है। पंचवर्षीय योजना हो गया है। एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो दिन ही नहीं आ रहा है कि परीक्षा दे सकें। आप रोज बैट बॉल लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, फाइनल मैच ही नहीं हो रहा है। अब फाइनल मैच हो तो पता चले फिक्स कर दिया गया है, फिक्स है। आप कॉपी कलम लेकर के गए हैं परीक्षा देने के लिए, और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ये हमारा सवाल है, ये हमारा मुद्दा है। तो जब चुनाव आया है, और वैसे तो हेलीकॉप्टर 5 साल में आता है, लेकिन बीमारी ऐसी है, कोरोना का वायरस ऐसा है कि उसके दिमाग में शायद जात और धर्म का चिप नहीं है। जात और धर्म का चिप होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। तब जो है आपके जो विधायक थे, शायद उनकी दुखद मौत नहीं हुई होती। ये जो चिप नहीं है, डेंगू का मच्छर जब जाता है आपके पास काटने के लिए, तो कान में आपसे आपका आधार कार्ड नहीं मांगता है कि आपको पता चल जाएगा, डेंगू के मच्छर को पता चल जाएगा कि नहीं भैया ये दूसरे धर्म का है, इसको नहीं काटते हैं। समस्या जात और धर्म पूछ करके नहीं आती है, तो समाधान भी जात और धर्म पूछ करके नहीं होना चाहिए। और ये सोच लीजिए, जो आपसे जात और धर्म के नाम पे वोट दे रहा है, जो लोग जात और धर्म के नाम पे आपसे वोट मांग रहा है, तो वो आगे चल करके सिर्फ अपनी भलाई करेगा, न जात का भला करेगा, न धर्म का भला करेगा। वोट देंगे जात देख करके तो स्कूल बनेगा, वोट देंगे धर्म देख करके तो सड़क बनेगा,
तो वोट देंगे जात देख करके तो समाज में जात पात ही होगा ना। वोट देंगे धर्म देख करके तो समाज में सांप्रदायिक दंगा ही होगा ना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुसलमान का जो ये सिलेबस है ना, वो सिलेबस इसलिए दिन रात आपके टीवी में चलाया जाता है कि आप अपने मुद्दों को भूल जाएं। गुड नाइट मच्छर भगाने वाला जो होता है ना, उससे मच्छर मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है। वैसे ही हम जात और धर्म के नाम पर मदहोश हो जाएंगे, लेकिन पेट का भूख शांत नहीं होगा, लोगों की जरूरत पूरी नहीं होगी। और अगर हम इस बात को अपने जहन में नहीं लाते हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं कि ये साजिश क्यों की जा रही है। ये साजिश इसलिए की जा रही है, जब शकील साहब बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ रहे थे, उस वक्त भी यह देश आपस में लड़ रहा था। और जब इंसान आपस में लड़ते हैं तो शैतान गद्दी पर काबिज हो जाते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। जब जब इंसानियत को बांटी जाती है, तब तब हैवानियत मजबूत होता है। और ये काम 200 साल तक अंग्रेजों ने किया है इस देश में। 200 साल तक इंसान को आपस में लड़ाया, किसानों को उनसे जबरदस्ती खेती करवाई। किसान कहते थे कि हम अनाज उगाएंगे, आप अगर हमारा अनाज नहीं खरीदिएगा तो कम से कम उस अनाज को खा करके अपने बाल बच्चों का पेट तो पाल सकते हैं। अंग्रेज हंटर लेकर के किसानों के ऊपर घोड़े दौड़ाते थे और कहते थे कि तुमको नील की खेती करनी पड़ेगी। मैं बिहार के अपने एक एक भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों की उस क्रूर सत्ता के खिलाफ गुजरात से चल करके एक गांधी आए थे, बिहार की जनता ने उनको महात्मा बना करके भेजा था। हमको अपना इतिहास याद करना पड़ेगा कि अगर बिहार नहीं बदला तो देश नहीं बदल सकता है। और बिहार को अगर हम बदलना चाहते हैं तो बिहार के लोगों के जो सबसे बुनियादी सवाल हैं उस पर हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जो साजिश अंग्रेजों ने चली थी, फूट डालो राज करो, आज अंग्रेजों के चापलूस गद्दी पर बैठ करके उसी साजिश के तहत इस देश को नस्ते नाबूद कर रहे हैं। उस साजिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। हमको उस विरासत को याद करना पड़ेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान गले से गले लगा करके कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए काटूं। मैं आपसे इस चुनाव के बीच में संवाद करने के लिए आया हूं, तो मैं सिर्फ आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ प्रत्याशी बगल में खड़े हैं और हमारी इनके साथ ये सहमति है कि हम वोट मांगेंगे आपकी बदौलत, और आप वोट देंगे अपने से सोच करके। मैं आपके साथ कोई भावनात्मक बात करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि गुमराह करके हमको तुरंत की कोई लड़ाई नहीं जीतनी है। मुझे पता है कि ये लड़ाई लंबी है और देश के भीतर जो सांप्रदायिकता की लहर चल रही है, उस लड़ाई को अगर हम परास्त करना चाहते हैं तो कांग्रेस के हाथ को हमको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। कांग्रेस वो पार्टी है कि बिहार के नेता बाबू अनुग्रह नारायण सिंह भी थे और मौलाना मजरूल हक भी थे। तो मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमको सेकुलरिज्म का नसीहत मत दो दोस्त। पता है क्यों? गृह मंत्री के पास हमारी कोई सीडी नहीं है, कोई सीडी नहीं है गृह मंत्री के पास, और हमने चोरी बेईमानी करके कोई महल नहीं बनाया है कि हम ईडी से डर जाएं। ना सीडी है ना ईडी से डरते हैं, सच बोलेंगे, सीना ठोक करके बोलेंगे, इसलिए हमको लड़ाई मत सिखाओ। हम ये कहते हैं कि इस लड़ाई में एकता की जरूरत है, हम मुकम्मल एकता चाहते हैं,
लेकिन चालाकी मत कीजिए, चालाकी मत कीजिए। सचमुच अगर आप दूध से दही बनाना चाहते हैं तो वो जोरन कांग्रेस पार्टी ही हो सकता है। भ्रम मत फैलाइए लोगों के बीच में, सच बोलिए और बताइए कि बिहार के लिए आपके पास क्या योजना है। बिहार की जनता जिन समस्याओं से आज जूझ रही है, उस समस्या का आप मुकम्मल समाधान क्या दे सकते हैं, हमको ये बताइए। अगर हमसे पूछिएगा, हम पीएचडी करके पूरा देश घूम करके यह बात समझे हैं कि बिहारियों के भीतर परिश्रम की कोई कमी नहीं है। अगर हम मेहनती नहीं होते तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर मेहनत का काम बिहारी नहीं कर रहा होता। क्या नहीं करते हैं हम? ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दूसरे के खेतों में जाकर काम करते हैं, बैग बनाते हैं, दर्जी का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि इस देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी बिहारियों के कंधे पे टिकी हुई है। लेकिन एक बात हमको बार बार मन में आता है और आपके मन में भी आता होगा कि क्या नहीं है हमारे पास। 12 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, इतना उपजाऊ जमीन है हमारे पास, आखिर कहां कमी रह गई कि हर चीज के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा है। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। अभी तक पिया जो है रंगून तो नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली, बंगलोर, कलकत्ता जरूर जा रहे हैं। काम करने के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाइए, पढ़ने के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाइए। हमको भी अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए दिल्ली जानी पड़ी। क्या जरूरी था? अगर यहीं हम उच्च शिक्षा ले सकते हैं तो हम यहीं उच्च शिक्षा लेते ना। किसको मन करता है घर से दूर चले जाएं और रात को जो है पत्नी से वीडियो कॉल करें? जब पत्नी साथ नहीं हो तो क्या जरूरी है 650 रुपया का जियो धन धनाधन रिचार्ज कराना है? क्या जरूरत है? काम करने के लिए बाहर जाइए, पढ़ने के लिए बाहर जाइए, इलाज करने के लिए बाहर जाइए। और नया नया ब्याह होता है आजकल सबको, तो हनीमून मनाने के लिए भी बाहर जाते हैं। क्या है भाई, यहाँ लोग नालंदा घूमने नहीं आ सकता है? राजगीर, खड़गपुर झील लोग नहीं आएगा देखने के लिए? यहाँ रिजॉर्ट नहीं बन सकता है? अरे कोई आए कभी? पंजाब का लोग भी हमारे खेतों में धान काटते, हम ही को क्यों जाना पड़ता है पंजाब दूसरी जगह धान काटने के लिए? कभी शिमला के लोग भी आते बोध गया घूमने के लिए, हमको ही मनाली जाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? यह बात मैं भारत के किसी इलाके में जाता हूं तो ये सोचता हूं कि इतनी मेहनत करते हैं हम, पहाड़ से लेकर समंदर तक, कश्मीर से लेकर के त्रिवेंद्रम तक। क्या -डिग्री में टेम्परेचर जहां होता है, वहां से लेकर जहां 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां तक जाकर के हम लोग काम करते हैं। कहा है भाई, स्टील के बने हुए हैं हम लोग, हमको दर्द नहीं होता है, हमको भी गर्मी लगती होगी, लेकिन हम मजबूर हैं। इस मजबूरी का क्या समाधान है? इस मजबूरी का समाधान ये है कि चिकनी चुपड़ी गोल गोल बातें करना बंद कीजिए। जात पात के नाम पर लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। ये बताइए कि जो गद्दी पे थे या जो गद्दी पे हैं या जो गद्दी पे आना चाहते हैं, क्या बिहार की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा सवाल है। आप बताइए कि बिहार के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुल रही हैं, और जो वादे किए गए वो वादे क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? ये सवाल हमारे मन में होना चाहिए। चुनाव ही वो मौका है जहां आप नेताओं को उनकी औकात बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपने हमारे इलाके के लिए क्या काम किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, उनसे भी जरा पूछिए कि ये काम कैसे करेंगे। और मैं अगर आपके बीच में इतने आत्मविश्वास से बोल रहा हूं, उसका एकमात्र कारण है कि राजेश जी
पिछले कई सालों से हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट तो यही है। तो सबसे अच्छा कैंडिडेट जब ये हैं तो मन में दुविधा किस बात की है? हम एक चुनाव हारे हैं। जब हम जाते थे, हम चुनाव जीते भी यूनिवर्सिटी का, जब हम जाते थे तो लोग हमको यही कहते थे कि देखिए आपका बात तो सब ठीक है, आपकी बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि आपको वोट देंगे ना तो वोट बट जाएगा और भाजपा जीत जाएगा। तो हम कहते थे सुनिए, वोट को अगर आप बांट दीजिएगा ना तो भाजपा जरूर जीत जाएगा, लेकिन हमको एक बात बताइए कि पूरा इलाका अगर ये तय कर ले कि हमको अपना प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो किसी का जाति या धर्म देख करके नहीं, लोगों की जरूरत देख करके मदद करता हो, जिसके पास एक सोच हो, एक समझ हो कि बुजुर्गों की मदद कैसे की जा सकती है, लड़कियों को शिक्षा में मदद कैसे किया जा सकता है। आज आधुनिक जमाना है, लोगों के बीच में कंप्यूटर शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, नए रोजगारों का सृजन कैसे किया जा सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहीं पे कैसे कराई जा सकती है, और नए रोजगार के लिए जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर उद्योग धंधों का विकास कैसे हो सकता है। इस आधार पे अगर इलाके के लोग ये तय कर लें, सब लोग मिल करके अगर एक आदमी को वोट दे देंगे, सब लोग मिल करके आप राजेश जी को वोट दे देंगे तो कन्हैया जी कैसे जीत जाएंगे? हमको ये बताइए। जिसको वोट दीजिएगा वही जीतेगा ना। तब जानते हैं लोग क्या कहता था, लेकिन जानते हैं वोट बर्बाद हो जाएगा। तब वोट ऐसे आपका आबाद हो गया। सालों साल से तो आप वोट दे ही रहे हैं। आप सोचिए ना, मंत्री थे, दुखद मौत हुई उनकी कोरोना से। जब मंत्री जी को बेड नहीं मिला तो आपको हमको कौन पूछ रहा है? बोलिए। तो वोट आबाद हो गया था कि वोट बर्बाद ही हो गया था? वोट आबाद और बर्बाद इस बात पे होगा कि वोट देने से हम आबाद हुए कि नहीं हुए। हम ऐसे इंसान का चुनाव किए कि नहीं जो अपने लिए नहीं, जो जात का वोट नहीं गिन रहा हो, जो धर्म का वोट नहीं गिन रहा हो, जो ये गिन रहा हो कि इलाके में स्कूल कितना खुला है, स्ट्रीट लाइट कितनी लगी है, सड़कें कितनी बनी है, ये गिन रहा हो। यह बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको यह बात कितनी सच लगती है, लेकिन मैं एक बात रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा मोबाइल में, सच्चाई के साथ आपके सामने साझा कर रहा हूं कि मौका दीजिए। मौका नहीं देंगे ना तो लड़ने वाले लोग हताश और निराश हो जाते हैं। इसीलिए जब आप कोई मैच देखते हैं टीवी पर, क्रिकेट मैच अभी होने वाला है, तो हमारे आपके टीवी के सामने बैठकर ताली बजाने से जो खिलाड़ी है उसका परफॉर्मेंस जो है वो सीधे रूप से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अगर आप हौसला अफजाई करते हैं तो लड़ने वाले का मनोबल ऊंचा होता है। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको अगर हमारी लड़ाई में भरोसा है तो तहे दिल से हमारा पीठ थपथपाइए, और हम वादा करते हैं कि इन तमाम दंगाइयों को अगर नाक नहीं लग रहा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये बात निकल रहा है। और एक बात और, हमको एकता में भरोसा है और हम अपने व्यक्तिगत हित को पीछे रख करके, जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था, यहाँ तमाम मंच पे बैठे हुए लोग हैं, हमारे सामने सिर्फ भाजपा नहीं लड़ रही थी, विपक्ष के लोग भी कैंडिडेट दिए थे, लेकिन हमने अपने मुंह से आज तक विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि हमारी समझ ये है कि हम राजनीति में व्यक्तिगत हित के लिए नहीं आए हैं। जनहित और देश का हित सर्वोपरि है हमारे लिए। और उस वक्त जब हम उस लड़ाई में थे, एकता की जरूरत महसूस करते हुए, उसमें हमारी
तात्कालिक संख्या के आधार पे हार हुई, लेकिन हमने लड़ना नहीं छोड़ा है। और ठीक एक साल बाद 2019 का चुनाव हुआ था, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, हमने तमाम पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। हमने आरजेडी के लिए भी प्रचार किया, हमने सीपीआई के लिए भी प्रचार किया, हमने कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया, क्योंकि हम चाहते थे कि इस देश में सांप्रदायिक और जातिवादी शक्तियों को हराया जाए। इसीलिए हमको जिनकी वजह से हार मिली, उस हार को भुला करके इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता को जिताने के लिए हम एकता के साथ खड़े हुए। हमने एकता नहीं तोड़ी है। लेकिन ये बात आप लोगों को भी अपने आंख में रखनी पड़ेगी कि बिहार का अगर हम भला चाहते हैं तो हमको बदलाव के विकल्प को सावधानी से चुनना पड़ेगा। और जब अगर बदलाव के विकल्प को आप सावधानी से चुन रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि हमको कांग्रेस जैसी पार्टी की जरूरत हमेशा होगी। और हमको कांग्रेस जैसी पार्टी की जरूरत हमेशा इसलिए होगी कि इतिहास गवाह है। तमाम दल, मैं किसी एक दल पे कोई प्रहार नहीं कर रहा हूं, तमाम दल का इतिहास ये है कि वो कभी ना कभी भाजपा के साथ गए हैं। एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश की जो तासीर है, जिसको हम कहते हैं विविधता में एकता, उस तासीर को अगर कोई पार्टी समझती है तो वो कांग्रेस पार्टी समझती है। और कांग्रेस पार्टी को बिहार में मजबूत करना, इस देश के भीतर धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमको उस विरासत के लिए आपस में एक दूसरे का ढांढस बंधाना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उस मुल्क में भरोसा करते हैं जो एक रंग का फूल नहीं चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर हमारी बात आपको सच्ची लगती है, ईमान वाली लगती है, तो आप सब लोग इसको स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।